हाय एवरीवन, हाउ आर यू? नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, हमारी प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुपम मिश्रा जी, बनारस से, बनारस की नगरी से, प्रयागराज से। प्रयागराज से। और आज हम करने वाले हैं अनुपम मिश्रा अनप्लग्ड, मतलब रॉ वर्जन लेकर आने वाले हैं। तो आज हम ऐसे 3-4 मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो बहुत हॉट हैं, बट उसके ऊपर अनुपम जी क्या सोचते हैं वो हम रखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिलजीत दोसांझ की। मूवी रिलीज हो रही है, मैंने सुना है उन्होंने सलमान खान की मूवी को टक्कर दे दी है। सर, ओवर टू यू। दिलजीत दोसांझ उसी समय उनका असली रंग सामने आने लगा था जब वो फार्मर्स एजिटेशन हुआ था और जिस दौरान कुछ पंजाबियों ने लाल किले के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की थी और वहाँ पर ले जाके झंडा वंडा फहरा दिया था। उस वक्त दिलजीत दोसांझ जिस तरह खुलकर उनके फेवर में आए थे, तो इसके बाद कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई थी कि दिलजीत दोसांझ उनकी खालिस्तानियों के प्रति बड़ी सद्भावना है, बड़ी फीलिंग्स है, बड़ी सिंपैथी है और कहीं न कहीं वो खालिस्तानियों के कॉज़ के साथ बहुत इत्तेफ़ाक रखते हैं, बहुत उससे एग्री करते हैं। दिलजीत दोसांझ चूँकि हमारे यहाँ अगर आप अच्छा गा लेते हैं, अगर आप थोड़ा-सा भावुक दिखते हैं और थोड़ा-सा गुड लुकिंग हैं, तो फिर तमाम चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। तो अच्छा, दिलजीत दोसांझ को 2 साल पहले कोई जानता भी नहीं था। वो एकदम से 2 साल 3 साल में एकदम सरा के एक म्यूज़िक रियलिटी शो के ज़रिए हिंदुस्तान पर छा जाते हैं और फिर वो अपना एजेंडा चलाने लगते हैं। दिलजीत दोसांझ, अच्छा बात दिलजीत दोसांझ की नहीं है। बॉर्डर 2 में उनको रिटेन किया गया है। बॉर्डर 2 में पहले उनको निकालने की बात थी, अब उनको रिटेन किया गया है। निकालने की बात इसलिए थी क्योंकि उन्होंने एक वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को गालियाँ दे रही थी, उसके साथ अच्छा देखिए, पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लाने के पीछे भी हमारे जो इंडियन फ़िल्म मेकर्स हैं उनका एक आइडिया होता है। क्योंकि हमारे यहाँ और पाकिस्तान में एक कमोबेश एक ही भाषा, एक ही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। तो जब आप पाकिस्तानी एक्टर्स को रोप इन कर लेते हैं, तो आपकी फ़िल्म को 2 मार्केट मिल जाती हैं। भारत मिल जाती है और साथ में पाकिस्तान मिल जाती है, 2 पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। तो सिर्फ़ ये पैसे के लिए पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को लगातार लाते रहते हैं। शाहरुख खान इसमें सबसे ज़्यादा प्रमोट करते रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को, उनकी टीम में हमेशा रहे हैं और वो तो खुद भी कहते हैं मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और ये वो। आमिर खान भी काफ़ी सपोर्ट, जावेद अख्तर एंड पीपल लाइक देम, दे हैव ऑलवेज बीन प्रमोटिंग पाकिस्तान। अमन की आशा और क्या-क्या ड्रामे वाली बात कह के लोग पाकिस्तान के साथ प्रमोशन करते रहते हैं। 80 साल में ये बात कई बार साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान आपका हितैषी नहीं हो सकता। पाकिस्तान आपका हमसाया मुल्क ज़रूर है, पर वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। पड़ोसी ज़रूर है, पर वो दोस्त नहीं हो सकता। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये बात सच है और अनफॉर्चुनेटली नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने पड़ोसी से सतर्क तो रह ही सकते हैं गायत्री। तो ये लोग लगातार, अब देखिए बॉर्डर 2 के लिए दिलजीत दोसांझ की शूटिंग शुरू हो गई है। तो मेरा मानना है कि, और मैंने आज ट्वीट भी किया है गायत्री, कि बॉलीवुड में इंसान नहीं सितारे रहते हैं और सितारे ज़मीं पर आ चुके हैं। अभी 1 महीने पहले आपने देखा है, 20 दिन पहले सितारे ज़मीं पर एकदम धूल चाट चुके हैं। तो अब बॉर्डर 2 का भी कमोबेश वही हाल होने जा रहा है। सर, ये जो सितारे ज़मीन पर आ चुके हैं, मैंने सुना लल्लन टॉप के उस पे गए हुए थे। 5 घंटे में से 2 घंटे तो अपनी पहली बीवी का नाम लेकर रो रहे थे। मतलब इतना दिल भरा हुआ था तो बीवी से तलाक करके दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं शादियाँ क्यों की आपने? इतना ही ज़्यादा प्यार उमड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने सुना है बाल्टी भर कर रोए हैं, बहुत ज़्यादा रोए हैं। मैं बात कर रही हूँ आमिर खान के लल्लन टॉप के शो पे जाकर रोने की। 5 घंटे के वीडियो में 2 घंटे वो अपने पहले प्यार को प्रभावित करके और रो रहे थे, अपने दिल का हाल बता रहे थे। जी। मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे यहाँ भावुकता बिकती है। अगर आप एक भावुक इंसान के रूप में सामने आते हैं, तो हम एक भावुक समाज हैं, बहुत जल्दी हम उसमें बह जाते हैं आँसुओं में। रही बात आमिर खान की, तो उनको एक फ़िल्म बनानी थी, उनको एक फ़िल्म रिलीज़ करनी थी, लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह पिट चुकी थी। तो इस बार वो आमिर खान
जो अब तक नरेंद्र मोदी को पासपोर्ट ना दिया जाने के लिए शेखर गुप्ता के साथ आके उन्होंने इंडिया टुडे पे बाकायदा एक शो किया था कि उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जाना चाहिए, सॉरी वीज़ा नहीं दिया जाना चाहिए अमेरिका का। वो कहते थे नरेंद्र मोदी को जेल में डाल दो, वो कहते थे अयो तमाम बातें कहते थे। तो हाथ में कलावा बांध के आते हैं इस बार और आकर वो एक्टिंग करते हैं और तमाम टीवी चैनल्स वगैरह उनको जगह भी देते हैं और उनको एक तरह से दुनिया को, भारतीय समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए मौका भी देते हैं। तो आमिर खान को पूरा फ़ायदा हुआ, उन टीवी चैनल्स को फ़ायदा हुआ, उनको टीआरपी मिला और द ओनली लूज़र इन द एंटायर गेम हम लोग हैं, जो इन बातों में बार-बार आ जाते हैं। और वैसे भी जहाँ तक आमिर खान की बात है, आमिर खान सत्यमेव जयते बनाते थे तो उसका सारा पैसा एक इस्लामिक चैरिटी को जाता था। आमिर खान ने इतनी हिंदू लड़कियों से शादी की पर उनके बच्चे सब मुसलमान ही हुए। आमिर खान इसको बड़े प्राउडली कहते भी हैं। आमिर खान पाकिस्तानी खिलाड़ियों को छोड़िए, पाकिस्तानी जो रेबल राउज़र्स हैं, जो पाकिस्तानी मौलवी जो हिंदुस्तान के और हिंदुओं के खिलाफ ऊट पटांग कहते रहते हैं, उनके साथ हज करते हुए नज़र आते हैं। और आमिर खान कुल मिलाकर सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन ये है कि उनको धंधा भी तो करना है ना, उनको अपनी पॉपुलैरिटी भी देखनी है। आप देखिए आखिरी बार कौन सी शाहरुख खान की फ़िल्म हिट हुई थी, वो चाहे वो पठान हो, चाहे जवान हो। आप अच्छा, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप किसी की बात पे ना जाएँ। जब ये सितारे ज़मीं पर रिलीज़ हुई थी, तो मैंने ट्वीट किया था। मैंने कहा था कि एक सिस्टमैटिक कैंपेन चल रहा है ये बताने के लिए कि सब सितारे ज़मीं पर बहुत बड़ी हिट है। हमने कहा आप किसी की बात ना सुनें, आप मेरी भी ना सुनें, किसी की भी ना सुनें। आप सीधे ऑनलाइन जाएँ, बुक माई शो खोलें और अपने अपने यहाँ जो पीवीआर है, उसमें सितारे ज़मीं की बुकिंग देख लें। और मैंने कई स्क्रीनशॉट्स दिए थे और पूरे हिंदुस्तान के अलग-अलग सारे बड़े-बड़े शहरों के स्क्रीनशॉट दिए थे। वीकेंड पे और संडे, सैटरडे, संडे पे पूरे के पूरे हॉल खाली पड़े थे। फ्राइडे को रिलीज़ हुई थी और सैटरडे, संडे को सारे हॉल्स खाली पड़े थे। अब ये है कि ये फ़र्ज़ी तरीके से अपनी फ़िल्मों को हिट करा लेते हैं। यहाँ नहीं हिट होती तो चाइना में हिट हो जाती है। आप सोच कर देखें, आमिर खान की पिछली जितनी फ़िल्में हिट फ्लॉप हुई हैं, वो सब चाइना में अरबों रुपए कमा के चली आई। तो ये अपना ब्लैक एंड व्हाइट का भी खेल चलता रहता है। दिलजीत दोसांझ भी अपनी ओवर स्मार्टनेस में इसी गेम में फँस गए हैं। उन्हें नहीं मालूम कि ये देश जितनी तेज़ सर पे बैठाता है, उतनी ही तेज़ नीचे भी गिरा देता है। दिलजीत दोसांझ, अलबत्ता इसमें थोड़ा-सा मुझको अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहना है। वो ऐसे तमाम लोगों को वो भी प्लेटफ़ॉर्म देते रहते हैं। वो आपको शबाना आज़मी की मोच के बारे में पूछेंगे, वो आपको दिलजीत दोसांझ के साथ बुला के अच्छा, मेरे ख़्याल से मोदी जी को भी इसमें किसी तरह का आनंद आता है। उन्हें लगता है वो तमाम लोग जो उनके क्रिटिक हैं, उनके आगे जब हाथ जोड़कर एकदम नतमस्तक होते हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं इसमें आनंद आता है कि देखिए अभी तक हमारे क्रिटिक थे, अब वही आमिर खान, वही सलमान खान, वही दिलजीत दोसांझ, वही जावेद अख्तर, वही शबाना आज़मी मेरे सामने नतमस्तक हैं। तो नरेंद्र मोदी का अपना अंदाज़ है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ऐसे तमाम लोगों को इनकी जगह दिखाई जानी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊँ, ये बात मैं पिछले कई दिनों से कई चैनल्स पे कह चुका हूँ गायत्री, कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है वो सोशल मीडिया है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोग छोटे-छोटे थे तो लेटर्स टू द एडिटर यानी संपादक के नाम पत्र लिखकर अपने स्कूल से निकलते थे और जाके अखबार में जाके डाल आते थे। हमारे पत्र कभी छपते ही नहीं थे। कभी-कभार किसी बच्चे का छप गया तो अगले दिन प्रिंसिपल उसको असेंबली में शाबाशी दे, आज हमारे स्कूल के बच्चे का एक लेटर छपा है, एक पत्र छपा है फलाँ-फलाँ अखबार में। अब क्या है कि अब जब से आपके पास स्मार्टफ़ोन आ गया, तो हर आदमी एक अखबार का संपादक हो गया, एक टीवी चैनल का मालिक हो गया। तो जो भी आदमी जो भी कह सकता है, जो भी कर सकता है, कुछ भी दिखा सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया अपने आप में आज की इतनी बड़ी ताकत है जो किसी ने इमेजिन नहीं की थी। और ये सोशल मीडिया है जिसके चलते तमाम लोग अपना यू टर्न लेके एक 180 डिग्री घूम के विवश हो रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि लोगों को इनको वंस एंड फॉर ऑल सबक देना चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना होगा, नसरुद्दीन शाह और कुछ और बॉलीवुड एक्टर्स बड़े खुल्लम-खुल्ला निकल कर आ रहे हैं कि हम तो अपना रिलेशन रखते हैं दिलजीत से। दिलजीत नसीरुद्दीन की शाह ने मूवी वो ट्वीट डिलीट कर दिया है जो उन्होंने दिलजीत दोसांझ के फेवर में किया था और हाय बड़ा ऐसा खुल के कैसे हो गया? ऐसा हृदय उन्होंने परिवर्तन कैसे हो उन्होंने गया?
उन्होंने बड़ा खुलकर दिलजीत दोसांझ का समर्थन ही नहीं किया था, ये भी कहा था मुझे पाकिस्तान के लोगों से प्यार है और मैं तमाम विरोध के बावजूद इस मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकता। नसीरुद्दीन शाह वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में ये कहते हुए वीडियो है उनका कि मैं भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। आमिर खान कहते हैं मेरी पत्नी को भारत में डर लगता है। आमिर खान की पत्नी को आमिर खान से डर लगना चाहिए था। आमिर खान कितनी पत्नियां बदल चुके हैं और वही हुआ भी। आमिर खान की पत्नी खुद तो कभी सामने ये कहने नहीं आई कि उनको डर लगता है, लेकिन आमिर खान ने उनको दरवाज़ा ज़रूर दिखा दिया। उन्होंने खुद कभी नहीं कहा, आमिर खान ने अपनी पत्नी के नाम से कहा। बहरहाल नसीरुद्दीन शाह, मैंने अभी आपसे कहा गायत्री कि सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी ताकत बन के उभरा है जिसने दिल्ली सरकार को 24 घंटे में व्हीकल्स पे अपना फैसला वापस लेने पे मजबूर कर दिया, जिसने भारत सरकार को फिर से पाकिस्तानी हैंडल्स ब्लॉक करने के लिए मजबूर कर दिया। तो फिर नसीरुद्दीन शाह किस खेत की मूली हैं, उनको भी अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। जी सर, मैं उसी नेक्स्ट टॉपिक पर आ रही थी। दिल्ली में बड़ी उथल-पुथल चल रही है इस वक़्त। आपने एक तरफ वो कार्स वाला मेंशन किया, कार्स 10 इयर्स 15 इयर्स स्क्रैप पॉलिसी चल रही थी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलिसी क्या थी, जिसको लेके इतना ह्यू एंड क्राई हुआ? जी। ह्यू एंड क्राई की बात नहीं है। देखिए एक बात समझें, एक होता है काम करना, एक होता है काम करने का तरीका। अरविंद केजरीवाल ने अपने समय में 40 लाख गाड़ियों को आउटडेट कर दिया था। 40 लाख, 4 मिलियन कार्स वे आउटडेटेड। लेकिन अरविंद केजरीवाल का करने का तरीका दूसरा था। वो बंदा दिखा रहा था कि अरे भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कर रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है, हम तो बड़े मजबूर हैं, हमको मजबूर कर दिया गया है, हम आप लोगों को। ड्रामेटिक था। रेखा गुप्ता उसको सीधे सीधे करके बैठ गई। तो जाहिर है आपने खुद ही अपने आप को निशाने पे ले लिया। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इस बार भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन द वे यू डू इट, आप किस तरह करते हैं इस काम को, वो मैटर करता है। और मैं फिर कहूँगा मुझे इस बात की खुशी है, बहुत खुशी है। देखिए 2 चीज़ की खुशी है कि एक, पब्लिक जो चाह रही फाइनली वो हो रहा है। सरकारों को अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं और कोई भी सरकार जो जनता के दबाव में आकर अपना फैसला बदलती है तो मैं उसको बुरा नहीं देखता। मैं तो मानता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है साहब कि कम से कम उन्होंने जिन लोगों का वोट लिया उनके दबाव में आकर उन्होंने अपना फैसला बदला, तो मैं तो इसको बड़ा कमेंडेबल मानता हूँ। मैं तो इसको बड़ी तारीफ की बात मानता हूँ गायत्री। वो कौन सी सरकार हुई जो हमारा वोट लेके बैठ गई और फिर हम हल्ला मचाते रहे, हमारी सुनने को ना तैयार हो। सर एग्ज़ैक्ट पॉलिसी क्या थी, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए? वो था कि 10 साल से पुरानी गाड़ियों को आउटडेट करने की बात थी। तो वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था। अच्छा, एक रिसर्च सेंटर है जिसकी रिपोर्ट थी कि 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों में किस तरह का एमिशन होगा और किस तरह पॉल्यूशन आएगा। वो जो एक एनजीओ है जिसकी रिपोर्ट पे ये सब हुआ। अब वो एक चीज़ और सामने आई कि साहब वो जो एनजीओ है उसको फोर्ड से और टाटा से डोनेशंस आते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। फोर्ड और टाटा तो चाहेंगी ही ना कि आप 2-2 साल में गाड़ियां बदलें। अब आप 9 साल के लिए गाड़ी का लोन लेते हैं, पता चला 9 साल बाद आपका लोन खत्म हुआ और 10वें साल आपकी गाड़ी खत्म हो गई, फिर अपने यहाँ लोन लीजिए, नई गाड़ी लीजिए। डजंट मेक सेंस। और आप जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की आदेश की बात है, सुप्रीम कोर्ट तो पराली जलाने के लिए कब से रोक लगा के बैठा है। बंद हो गई पराली जलना। राइट। सर अच्छा एक चीज़ और हो रही है सर, मैं थोड़ा वो पराली वाले पॉइंट से डिविएट हो गई थी। इस वक़्त बुलडोज़र एक्शन बड़ा चल रहा है। रेखा गुप्ता की बड़ी वाहवाही हो रही है पूरी की पूरी दिल्ली में। साफ-सफाई पूरी तेज़ी से, पर अरविंद केजरीवाल के दिल की में बड़ी धक-धक हो रही है। मैंने सुना है बांग्लादेशी उनके लिए शायद हो सकता है कोई मोर्चा ही खोल दें, कि भई इन्होंने तो हमें बसाया था, हाउ डेयर यू टेक अस आउट फ्रॉम द कंट्री। नहीं, मोर्चा खुला हुआ है, उसमें दो राय नहीं है। देखिए जब झुग्गी झोपड़ियों की सफाई हो रही है तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें कुछ हिंदू परिवार भी आ रहे हैं, गेहूँ के साथ घुन पिसता है। पर इसमें 90% से ज़्यादा मुस्लिम बस्तियाँ और उसमें भी 90% से ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। उन्होंने तो यमुना के कछार पर सोलर पैनल लगा के कब्ज़ा कर रखा है, वो तो अपनी बस्ती बसा के रह रहे हैं। लेकिन बड़ी सर बात ये कि कहाँ सोलर पैनल लगा के रखा हुआ है? प्लीज़ रिपीट। यमुना के कछार पे सोलर पैनल है। आप वो वीडियो उठा सकती हैं, मेरे ट्वीट किया मैंने उसको। तो यमुना के कछार पे वो तो अपना शहर बसा के बैठे हैं
और सोलर सोलर पैनल से बिजली ले रहे हैं और कैश की कमी नहीं, दिन भर भीख मांगते हैं और हर तरह के अपराधों में लिप्त हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि इस समय देश के कोने-कोने से कल मैंने घूमता आईना जो मेरा चैनल है, उस पे एक शो किया। मैं इसको कई बार दिखा चुका हूँ, कल ये शो ही मैंने इसी पे किया कि किस तरह देश के हर राज्य से रोहिंग्या और बांग्लादेशी गिरफ्तार हो रहे हैं। और मज़ेदार बात तो ये है कि भाई दिल्ली में हो रहे हैं, एमपी में हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, कल मथुरा उत्तर प्रदेश में 90 लोग गिरफ्तार हुए। वो सब बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि स्टालिन की पुलिस उनको तमिलनाडु में गिरफ्तार कर रही है और ममता की पुलिस उनको वेस्ट बंगाल में गिरफ्तार कर रही है। नाउ इमेजिन दिस गायत्री, की ममता बनर्जी अपने वोटर्स को गिरफ्तार कर रही हैं। आप सोचिए कि भारत सरकार ने इनके अंदर कौन सा खौफ पैदा कर दिया होगा, कौन सा डर बैठा दिया होगा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी कर रही हैं। वो ममता बनर्जी जो खुलेआम डंके की चोट पे कहती थी कि जितने भी घुसपैठिए आएंगे उन सबका स्वागत है, अगर उनको गिरफ्तारी करनी पड़ी तो आप सोच कर देखें। या दिस इज द वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखें आप, ये यमुना नदी के किनारे जो उसे कछार कहते हैं, उसमें सोलर पैनल लगा के सब अपना मस्त बैठे हैं। तो अगर ममता बनर्जी इनकी गिरफ्तारी कर रही हैं तो सोचिए भारत सरकार ने कितना इनको डरा रखा होगा। स्टालिन गिरफ्तारी कर रहे हैं तो भारत सरकार किस तरह इन पे हावी हो गई है। तो पूरे देश के कोने कोने में इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और पूरे देश में डिटेंशन सेंटर्स बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात, पूरे देश में वो डिटेंशन सेंटर जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था देश में एक भी नहीं है, पूरे देश में डिटेंशन सेंटर्स बन चुके हैं। और वो सारे डिटेंशन सेंटर्स कल मैंने अपने शो पे दिखाए और ये भी बताया कि सबसे पहले असम में बना था और किस तरह असम से इनको बीएसएफ दूसरे पार ढकेल रही है। इसमें मैंने बड़ा डिटेल शो किया। तो आज की तारीख में फाइनली बांग्लादेशियों की इतनी बड़ी संख्या और इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हो रही है और व्हाट इज़ मोर, इनको मिलिट्री प्लेन से देश के कोने कोने से असम ले जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल ले जा रहे हैं और वहाँ से जाके इनको बॉर्डर पार ढकेला जा रहा है। तो बात वो तो रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज की हो गई। सर, इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी। बॉर्डर 2 की शूटिंग से निकाला नहीं था, बात चल रही थी कि सनी देओल इनको बॉर्डर 2 की शूटिंग से निकाल देंगे, बट ही स्टिल देयर, ही स्टिल एक्टिंग। अभी आज ही उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैंने वो वीडियो देखा भी है, मैंने उसे ट्वीट भी किया और मैंने कहा भी है कि बॉलीवुड में इंसान नहीं सितारे रहते हैं, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं। देखिए बात क्या है, आप चाहते हैं कि आपके सिपाही, आपके अधिकारी, आपकी फ़ौज, आपकी सेना बॉर्डर पर जान दे दें, लोगों के घरों के बच्चे मर जाएं और आपकी फ़िल्में और आपका व्यापार ना रुके। क्या व्यापार करने के लिए, फ़िल्में करने के लिए 150 करोड़ हिंदुस्तानी कम पड़ रहे हैं? ओवरसीज़ मार्केट कम पड़ रही है? क्या पाकिस्तानियों से जुड़े बगैर बॉलीवुड चल ही नहीं सकता? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक सीधे एक एजेंडा चलाया जा रहा है और मुझे लगता है कि कोई भी शख्स जो इस समय इस तरह की हरकत करे तो फिर वो सरकार ही क्यों ना हो, उसको पनिश किया जाना चाहिए। देखिए सरकार ने कुछ हैंडल्स को अनब्लॉक किया था, कितना ज़बरदस्त बैकलैश आया कि सरकार को बहानेबाजी करनी पड़ी कि साहब टेक्निकल ग्लिच था, ये था, वो था, लेकिन सारे हैंडल दोबारा ब्लॉक हो गए। तो अगर जवान अपनी जानें दे रहे हैं, अगर माएँ अपने बेटे दे रहे हैं, तो फिर हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उनके साथ फ़िल्में बनाएं। इनफैक्ट हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनके साथ क्रिकेट भी खेलें, भले ही वो किसी थर्ड कंट्री में। नहीं खेलेंगे 2-4 साल क्रिकेट, गायत्री, तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी भाई, कौन सी आफत आ जाएगी। अभी एशिया कप के लिए उनकी हॉकी टीम आ रही है, क्यों आ रही है? नहीं खेलेंगे 2-4 बार एशिया कप। अमेरिका और रूस दोनों ने समय समय पे ओलंपिक का बहिष्कार किया है, क्या हम एशिया कप का बहिष्कार नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान का बहिष्कार नहीं कर सकते? 2-4 साल हॉकी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ऐसा कौन सी आपदा टूट पड़ेगी भाई? उसको आइसोलेट करना चाहते हैं तो ठीक से आइसोलेट करिए ना, कह दीजिए भाई हमसे खेल लो या पाकिस्तान से खेल लो। आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इतना ज़्यादा रिच है, इतना ज़्यादा पैसे वाला है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाला, हमारे बगैर क्रिकेट हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमारा आईसीसी भी कंट्रोल एकदम रहता है। तो माय पॉइंट इज़ कि आप अपने प्रिविलेज का फ़ायदा उठाएं, कहते नहीं खेलेंगे पाकिस्तान साथ, क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, हॉकी भी नहीं खेलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिल्में बनाना तो दूर की बात भी नहीं करेंगे। देखिए नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में जब उन्होंने अपनी एक अनशेड्यूल्ड विजिट की थी लाहौर में नवाज शरीफ के घर, और जब उसके बाद
पुलवामा हो गया, तो उसके बाद उन्होंने फिर बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ पलट के देखा नहीं। एकदम बातचीत उसका ज़िक्र भी नहीं होता था, जब तक कोई हादसा ना हो जाए उसका ज़िक्र भी नहीं होता था। तो इट इज़ टाइम कि हम पाकिस्तान के साथ हर फ्रंट पे हर प्लेटफॉर्म पे इसी तरह का व्यवहार करें। जी। आज की जो अभी क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में जो न्यूज़ आई हुई है कि बांग्लादेश के साथ जो क्रिकेट खेला जाना था वो कैंसल हो चुका है। सो थैंकफुली अ डिसेंट डिसीजन। मूविंग ऑन, मोदी जी घाना गए हैं। घाना में सर आपने वीडियोज़ देखे, वेरी मेस्मराइजिंग वीडियोज़। वहाँ पे उनका किस तरीके से स्वागत किया गया है। जी। बड़ा ज़बरदस्त स्वागत है। और साहब देखिए, पोर्ट ऑफ स्पेन में तो हमको हिंदुस्तानी ओरिजिन की प्रधानमंत्री मिल गई, और एक अवधि कमला जी, चौटाल मिल गया। कमला हाँ, फ्रेंड पर। और आपने घाना में भी देखा कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हमारे भारतीय पोशाक पहनकर आए थे और यस। प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। ये देखिए आपका जो कल्चर है उस किस तरह सात समंदर पार नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आप अपने ही कल्चर पे भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं, तो कभी पोशाक के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी किसी चीज़ के नाम पे लड़ रहे हैं। बहुत ये दुखद है। और ये देखकर और अच्छा लगता है कि साहब हमारे यहाँ से जो गिरमिटिया गए थे और जो हमारे यहाँ से कुली बन के गए थे, वो किस तरह उन्होंने जाकर अफ्रीका में अपना मकाम बना लिया है। और लेकिन एक बात जो देखने की है गायत्री, कि एक होता है एसिमिलेशन। हमारे यहाँ से जो लोग भी गए वो वहाँ की उन्होंने 2 काम 3 काम बल्कि किए। पहला, वो वहाँ की संस्कृति में रच बस गए। दूसरा, उन्होंने अपनी भारतीय सभ्यता को भुलाया नहीं। और तीसरा, वो वहाँ की सरकारों और वहाँ के लोगों और वहाँ के देश के लिए समस्या नहीं बने। अनलाइक अनलाइक जो कि इस्लामिक कंट्रीज से लोग जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं, या समझ लीजिए हमारे यहाँ रोहिंग्या आ रहे हैं, वो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी बन रहे हैं। वो एक अपने साथ एक बड़ा जिहादी कल्चर लेकर आ रहे हैं, और वो जिस देश में जा रहे हैं उस देश की सभ्यता के साथ, वहाँ की संस्कृति, उसकी कल्चर के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो भारतीय ना सिर्फ उन्होंने जाके वहाँ की सभ्यता, वहाँ के कल्चर से समझौता किया, अपने ओरिजिन्स को याद रखा, और फाइनली उस देश के लिए एक एसेट बने, मुसीबत नहीं बने। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। घाना जाने के पीछे आपकी क्या राय है अनुभव सर? घाना किस लिए गए? घाना में मैंने इस पे परसों एक शो किया था। घाना में देखिए गोल्ड माइंस हैं, और उस गोल्ड माइंस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना का है। पिछले 1 महीने से वहाँ विवाद चल रहा है। घाना ने चाइना के ऊपर स्मगलिंग का आरोप लगाया है, और ये आरोप बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ तक कि चाइनीज़ राजदूत ने उसकी सफाई दी है। इस घाना और चीन में इस तरह का बड़ा एक विवाद चल रहा है। ऐसे में जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा परेशान आपको चीन होता नज़र आता है इसमें। यस। पूरे के पूरे अफ्रीका में इनफैक्ट दिस इज़ अ फैक्ट कि चाइना ने लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। ज़ाम्बिया के अंदर कॉपर माइन्स के अंदर से गोल्ड निकाला जाता रहा है, यूरेनियम निकाला जाता रहा है, लोगों को सिर्फ कॉपर बताया जाता रहा है। और देखिए टू मच फ्लाइट्स के आस-पास में लोगों को आने नहीं देते हैं। They keep नहीं, them at a base level। बात ये भी है ना कि आपने पूरे एशिया को लूट लिया, अमेरिका को कॉलोनाइज़ कर लिया, एशिया को कॉलोनाइज़ कर लिया, लूट लिया, तो अब अफ्रीका ही तो बचा है। तो अफ्रीका के लिए होड़ मची हुई है, अफ्रीका के लिए दौड़ मची हुई है। यूरोपियन नेशंस जितने भी हैं, ख़ास तौर से फ्रांस टाइप के मुल्क जो हैं, इन्होंने ज़माने तक अफ्रीका को, अभी भी देखिए कितने मुल्कों में फ्रेंच करेंसी चलती है, तो आपने ज़माने तक अफ्रीका को कांगो भी कॉलोनाइज़ होती है। करके रखा। हाँ, आपने ज़माने तक अफ्रीका को कॉलोनाइज़ करके रखा। आप आज भी अफ्रीका को चूस रहे हैं। अब इसमें एक चीन भी शामिल हो गया है। चीन भी, अच्छा, चीन एक मतलब पुरानी फ़िल्मों में जो साहूकार नज़र आता तो उस तरह पेश आता है। वो आपको पैसे देता है। अब वो इतने पैसे देता है, जब आप पैसे नहीं दे पाते हैं, तो वो आपकी ज़मीन, आपके पोर्ट्स, आपके एयरपोर्ट्स पे कब्ज़ा करता है। आपने हम्बन टोटा देखा है श्रीलंका में, जहाँ पे उनको चाइना को सौंपना पड़ा क्योंकि वो कर्ज़ नहीं चुका सकते थे। यही काम वो अफ्रीका में कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में ये जो भारत इस चैलेंज को मीट कर रहा है, और नरेंद्र मोदी अफ्रीकन नेशंस के लगातार दौरे कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अफ्रीका के तमाम देश और अफ्रीका के जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं,
प्रेसिडेंट्स हैं, यहाँ तक कि डिक्टेटर्स हैं, वो नरेंद्र मोदी को बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको भाव देते हैं। तो वो अफ्रीका में ही इज़ मेकिंग हिज मार्क। यस एंड अफ्रीका के अंदर इंडियंस बहुत टाइम से हैं, कोई आज के नहीं है। अनलाइक द चाइनीज, दे आर नॉट इन्वेजन, दे हैव बीन इंटीग्रेशंस। वहाँ पे आपको बहुत सारे अफ्रो इंडियंस मिल जाएंगे, बहुत सारा कल्चर डिवर्स मिल जाएगा। होली दिवाली पे पार्टीज में अफ्रीकन का और इंडियंस का आपस में उठना बैठना मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से झाड़ू पोछे बर्तन के लिए भी इंडियंस को लेकर जाए, तो वहाँ के लोकल जॉब से उनको खाने की कोशिश नहीं करते इंडियंस। व्हाइल द चाइनीज आर टोटली द ऑपोजिट, मतलब उनका सुई धागे का भी काम होगा तो उसके लिए उनका अपना वर्कर जाएगा, इट विल नॉट बी द लोकल। तो उनका जो लोकल लेबर है वो भी चाइनीज से बहुत परेशान रहता है सर। मैंने देखिए, कल या परसों के लिए ये एक हकीकत है कि दुनिया में चीन को आज की तारीख में कोई पसंद नहीं करता। अमेरिका पसंद नहीं करता, रूस पसंद नहीं करता, उनकी मजबूरी है। ताइवान क्यों पसंद करेगा? जापान और ऑस्ट्रेलिया तो क्वाड में ही शामिल हो गए, भारत क्यों पसंद करेगा? हकीकत तो ये कि चीनी भी चीनी को पसंद नहीं करते। वो भी अंदर से एकदम इम्प्लोड अफ्रीका होने की में जो गुंजाइश। चाइनीज, मतलब शायद इंडियंस ऐसे नहीं रहेंगे। मैंने देखा नहीं है, मैंने कई कंट्रीज में अफ्रीका का घूमा है। चाइनीज वहां पर जैसे अपने यहाँ सब्जी का ठेला लगाते हैं सब्जी मंडी में, वैसे चाइनीज लगा लेते हैं, पर वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है चाइना। हाँ, देयर इज अ Actually, चाइना टाउन एवरीवेयर। यहाँ चाइना टाउन, और वो बकायदा जो नॉर्मल सब्जी मंडी होती है, तो सपोज अपनी सब्जी मंडी हो, उसके अंदर एक चाइना आके बैठ जाए, चाइनीज आके बैठ जाए, पर लोग कहते नहीं है कि ठीक है जो सब्जी बेच रहे हैं इसके अपने लोग होंगे। बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे टेक ओवर योर दोज मार्केट्स आल्सो, बिकॉज़ दे आर स्टार्टिंग, दे आर एनालाइजिंग व्हाट प्रोड्यूस यू आर ईटिंग। आप किस उससे और फिर उसका रेट अपने हिसाब से मैनिपुलेट और मॉडरेट करके देखिए, अब फिर से चीन अराउंड की 5 चीन इयर्स। की चीन की बदमाशियां भी हैं और देश उनको दुनिया उसको देख भी रही है, समझ भी रही है। पर एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि मानिए चीन की कुछ कमजोरियां हैं जिससे दुनिया परेशान है, तो उसका फ़ायदा कैसे उठाए? मतलब वी आर वेरी लकी कि आज की तारीख में हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी की तमाम बातों से आप असहमत हो सकती हैं, मैं असहमत हो सकता हूँ, हम सब असहमत हो सकते हैं। सहमत, पूरी तरह सहमत तो हम लोग अपने घर में अपने पेरेंट्स से नहीं होते, तो मोदी से कैसे होंगे? लेकिन मोदी ने एक ग्लोबल डिप्लोमेसी के एक तरीके से उन्होंने चाइना को बहुत हद तक मतलब आप देखिए क्वाड बना है, और तमाम जगह आप देख लें, रशिया के फ्रंट पे देख लें और अफ्रीका में देख लें, वो हर जगह उन्होंने चाइना को बहुत सफलतापूर्वक चुनौती दी है। और अब तो हम देख रहे हैं कि हम साउथ चाइना सी के जो नेशंस हैं उनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं। साउथ चाइना नहीं, सब मेडिटेरेनियन में भी कर रहे हैं। ग्रीस लेटेस्ट वो हाँ एडिशन, हाँ हाँ हाँ, हम तुर्की ग्रीस को भी उसकी आर्मेनिया हैसियत, साइप्रस। हम तुर्की जी। को भी उसकी हैसियत बता रहे हैं, तुर्की को भी उसकी हैसियत बता रहे हैं। तो वी आर वेरी लकी दैट वे कि नरेंद्र मोदी हैपेंस टू बी द राइट मैन एट द राइट टाइम। तो एकदम सही समय पे नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें मिला। ठीक है, उनकी तमाम हर बात से नहीं सहमत हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आज की तारीख में इनसे अच्छा प्रधानमंत्री हमको मिल नहीं सकता था। इसको आप इमेजिन करके देखिए, एक देख राहुल गांधी हैं जो दिन रात चाइना का गुणगान करते रहते हैं, जो चाइना से कोई ऐसा सीक्रेट एमओयू करके बैठे हैं जिसका वो नाम ही नहीं लेते हैं, बताते ही नहीं है क्या किया है। वो इमेजिन चाइनीज ड्रोन, कितना वो पब्लिक चाइनीज प्रेशर, कितना पब्लिक प्रेशर, स्टिल दे हैव नॉट रिवील्ड। सुप्रीम मतलब कोर्ट जब तक कुछ गया, होता है बीजेपी का प्रवक्ता सीधे शो में सुप्रीम चैलेंज कोर्ट तक करता गया, है, टेल अस। सुप्रीम कोर्ट तक गया, मामला नहीं बताया। और आप देखें, आप बैठ के चाइनीज ड्रोन की तारीफ करते हैं, हम उनको ऑपरेशन सिंदूर में सारे चाइनीज और टर्की ड्रोन्स मार के गिरा देते हैं। आज चाइनीज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमने हाँ ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज टेक्नोलॉजी की हैसियत बता दी। चाइना में जितनी आर्म्स फैक्ट्रीज हैं उनके शेयर्स देखे कैसे धड़ाधड़ गिरते चले जा रहे हैं। तो ये तो ऑपरेशन सिंदूर तो बड़ी एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज रहा है, और इसने व्हाट तो इज बहुत कुछ साबित किया है। वॉटरशेड मोमेंट डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले अरविंद केजरीवाल पे कुछ आप बात कहना चाहेंगे? मैंने सुना है उधर नवजोत सिंह सिद्धू और केजरीवाल के बीच में भी कुछ खट्टर-पटर ज़्यादा चल रही है। जी। मेरे ख्याल से आप भगवंत मान की बात कर रही हैं। हाँ, सॉरी, भगवंत मान। हाँ, वो मैं कॉमेडियन बहुत सारे अभी चल रहे थे। जी, भगवंत मान जी। तो देखिए, अब ये केजरीवाल के मुद्दे पे मैंने देखा सब लोग मुझे प्रोवोक करते हैं। सबको मालूम है कि
मैं केजरीवाल पे थोड़ा-सा बहक जाता हूँ। मैं बहुत नाराज़गी भाई उस आदमी से, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। तो 11 महीने मैं उसको पैसे दिया हूँ, 11 महीने में उसको डोनेशन दिया हूँ। तो मैं तो सीरियसली बहुत ही हाउ कुड यू? कब? इंडिया अगेंस्ट अब देखा करप्शन के टाइम पे? एकदम शुरुआत में, अब जैसे आप मेरे पे हँस रही हैं, वैसे तो मेरा परिवार हँसता है, मेरे दोस्त जी, हँसते मैं हैं। भी भुक्त भोगी हूँ। आई एम आल्सो विक्टिम। मैंने पर एक ही बार दिया था। मैं तो तो उनकी वॉलंटियर थी। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे कोई भी बीमारी होती है, मुझे गलतफ़हमी नहीं होती है, लेकिन केजरीवाल के मौके पे मेरा ये घमंड भी टूट गया। तो इसलिए मुझे तो बहुत ही नाराज़गी है बंदे से। अब वो क्या है कि गुजरात में एक वो गोपाल इटालिया जीत गया है, तब से उसका दिमाग ख़राब हो गया है। गोपाल इटालिया के बारे में चलते-चलते मैं एक बात कह दूँ, गोपाल इटालिया की एक वीडियो मैंने अपने शो में दिखाया है, उसको ट्वीट भी किया है पहले कभी। वो लगातार लोगों को कह रहे हैं मंदिर मत जाओ, मंदिर हिंजड़े जाते हैं। मंदिरों से दूरी बनाओ, हिंदू धर्म से दूरी बनाओ। गोपाल द इटालिया वही बात कहते रहते थे, जो बात प्रियांक खड़गे और या उसके पहले उदयनिधि स्टालिन कह रहे थे। जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे, वही बातें गोपाल इटालिया भी कहते रहे हैं। वो खुलेआम हिंदू धर्म के विरोधी हैं। इसीलिए केजरीवाल उनको आगे लाया ही, क्योंकि केजरीवाल भी तो कुल मिलाकर वो मदर टेरेसा वाला प्रोग्राम ही आगे बढ़ा रहा है ना। लेकिन जब गोपाल इटालिया का एकदम सितारा डूबने लगा, तो उन्होंने जाके मंदिर के सामने अपने बच्चे को लेके टीका लगा के फ़ोटो खिंचा ली। तो केजरीवाल के परम शिष्य, जैसे केजरीवाल के मेरी नानी कहती थी कि उस मंदिर में नहीं जाना जो मस्जिद गिरा के बनाई गई है। फिर जब उनको लगा कि ये भारी पड़ रहा है, तो अपना पूरा खानदान लेके उसी मंदिर में पहुंच गए। तो इसी तरह गोपाल इटालिया कर रहे हैं। गोपाल, मुझे अच्छा लगा कि आपने उसके बारे में पूछा। मैं लोगों से कहूँगा कि गोपाल इटालिया को देखें और गोपाल इटालिया की बातें सुने पुरानी हैं। दे शुड नो कि कौन सा आदमी कहाँ जीत रहा है। तो गोपाल इटालिया की जीत के बाद केजरीवाल बिल से निकल कर वापस आए हैं, और आप समझिए कि इस दौरान वो लगातार पंजाब में बने रहे हैं। और पंजाब में वो भगवंत मान को, जो आप उनसे नाराज़गी की बात कह रहे हैं, भगवंत मान को अपने बाउंसर की तरह लेके चलते हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड की तरह लेके चलते हैं। तो जाहिर सी बात है भगवंत मान को ये बात क्यों ही पसंद आएगी। लेकिन केजरीवाल हताश हैं, इतने दिनों से खामोश हैं। गोपाल इटालिया की जीत के बाद वो अलबत्ता कुछ ज़्यादा गुर्रा रहे हैं, और बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ डूइंग इट, क्योंकि अब समय आ गया है कि जब तक केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री थे, अब उनके परफॉर्मेंस को बहुत ध्यान से देखा जाएगा, और लोगों को पता चलेगा कि जहाँ कहीं भी केजरीवाल जीतते नहीं हैं, जहाँ पे भी वो जीत से चूके हैं, उस सब जगहों पे वो हारे नहीं, उनका सुपड़ा साफ हो गया है। वो 100 की 100 सीटों पे उनका ज़मानत ज़ब्त हो गई है, और बिहार में भी यही होगा। बिहार विल बी इंटरेस्टिंग, तो बिहार के लिए तैयार रहिएगा। बिहार पे पूरी पैनी नज़र बना कर रखेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सर का चैनल है घूमता आईना, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया को डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं,